नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने 7th क्लास के हिस्ट्री की बुक के अंदर अपना दूसरा चैप्टर है नए राजा और उनके साम्राज्य, वो चैप्टर शुरू किया हुआ है। और कल हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र के अंदर। ये चोल राज्य का ये जो सीमाएँ दे रखे हैं, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये वनवासी और जो नालाम वाले है, गंगावादी है, चोल है, कांची है, ये इधर वाला क्षेत्र जो चोलों के अधीन था। यहाँ तक कल हमने डिस्कस किया था। ये मानचित्र 2 जो कि चोल राज्य और उसके पड़ोसी हैं उनके बारे में ये दिखाया हुआ था। तो देखिए, यहाँ से उरैयूर से तंजावुर तक, ये आपका उरैयूर है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा उरैयूर। ये उरैयूर है आपका, इधर आपका तंजावुर। यहाँ से किस प्रकार से इनका शासन चलता था, देखिए चोल वंश सत्ता में कैसे आया। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि चोल सत्ता में कैसे आए, चोल वंश का अस्तित्व कैसे हुआ, किस प्रकार से ये अपने प्रशासन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कावेरी डेल्टा में मुटरैयार नाम से एक परिचित छोटे से मुखिया परिवार के सत्ता थे। अब यहाँ पर आप देखिए डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा देखिए, कावेरी कहाँ पर बह रही है, कावेरी नदी ये कोची है, इधर आपकी पेन्ना, तुंगभद्रा, और यहाँ पर ये आपकी कदम, कांगते, वेंगे, ये गोदावरी के यहाँ पर ये जो नदी है ये कावेरी नदी, ये एरिया जो आपका है। यहाँ पर एक मुटरैयार नाम से एक प्रसिद्ध मुखिया परिवार रहता था। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत का मतलब होता है सामंत, सेनापति। उनके अधीन रहने वाले व्यक्ति थे, काम करते थे इनके अधीन। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने, यहाँ पर देखिए यानी चोल शासकों का संस्थापक कौन है, विजयालय। विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरैयारों को हराकर इस डेल्टा पर अपना कब्जा किया। कौन से डेल्टा पर, कावेरी नदी डेल्टा पर। यहाँ पर यानी कावेरी नदी के इर्द गिर्द आपको कौन से मिलेगा, किसका राज्य मिलेगा आपको, चोल शासकों का राज्य मिलेगा। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भशूदनी देवी का मंदिर बनवाया। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि निशुम्भशूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया। तो निशुम्भशूदनी देवी का मंदिर विजयालय ने बनवाया था। ये मुटरैयार परिवार से संबंध रखते थे, चोल वंशीय शासक थे। तो इन्होंने तंजावुर शहर और निशुम्भशूदनी मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता चला गया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने, देखिए विजयालय संस्थापक हैं, ये शक्तिशाली राजा नहीं हैं। विजयालय ने इसकी स्थापना की, उसके जो उत्तराधिकारी हुए वे काफ़ी शक्तिशाली हुए। अपने राज्य क्षेत्र के उसमें अंदर क्षेत्रफल में विस्तार किया, शक्ति में इजाफा किया, और इस प्रकार से दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बनते चले गए धीरे धीरे। राजा राज प्रथम जो कि इस चोल जो प्रशासन है, चोल वंश है, इसका सबसे शक्तिशाली राजा है। राजा राज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक। ये 985 में राजा बना। 985 में कुछ आपको याद आया होगा, 836 से 885 तक राजा भोज का शासन चलता, भोजराज का शासन चलता है प्रतिहार शासकों के अंदर। यहाँ से उससे 100 साल बाद देखिए 985 में राजा बने और उसी ने इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यानी क्षेत्र विस्तार की नीति का सबसे ज़्यादा इजाफा, सबसे ज़्यादा अगर जो क्षेत्र का बढ़ोतरी हुई तो वो राजा राज प्रथम। उसने साम्राज्य के प्रशासन की भी पुनर्गठन किया, यानी उसने प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। राजा राज प्रथम के पुत्र जो राजा राज थे, उसके जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। राजा राज का पुत्र कौन हुआ, राजेंद्र प्रथम। ये इसने अपने पिता की नीतियों को आगे जारी रखा, अपने पिता की नीतियों को जारी रखा इसने आगे।
और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। यानी कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपको कि भारत के अंदर जल सेना का सबसे पहले प्रमाण किस राजवंश में मिलता है। तो सबसे पहले जल सेना का प्रमाण हमें चोल शासक राजेंद्र प्रथम के यहाँ मिलता है। किसके यहाँ? राजेंद्र प्रथम के यहाँ। राजा राज जो थे वो इनके फादर थे, ये इनके पिता थे। तो इस क्षेत्र के अंदर इनको क्या मिलता है? जल सेना का प्रथम प्रमाण मिलता है। उसके बाद देखिए राजेंद्र प्रथम जो है भव्य मंदिर और मूर्ति कला के लिए भी जाने जाते हैं। ये दोनों जो राजा राज और राजेंद्र प्रथम, ये मूर्ति कला और मंदिर भवन निर्माण कला के लिए सबसे ज़्यादा जाने गए। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक अनुपम उदाहरण है, एक चमत्कार के बराबर। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे भाई। देखिए यदि हम अतीत की बात करें तो जो मंदिर होते थे, मंदिर वास्तव में विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के केंद्र हुआ करते थे। शिक्षा के केंद्र होते थे, आपसी भाईचारे की जो मीटिंग वगैरह होती, सभाएं होती थी, सभाओं का यहाँ पर आयोजन होता था। तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो हैं मंदिरों के आसपास होते थे। तो ये मंदिर जो हैं ये बस्तियों के केंद्र बन गए थे, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और मंदिर के लिए काम करते थे। जैसे कि कौन कौन? पुरोहित हो गया, मंदिर की देखरेख करने वाला, पूजा पाठ करने वाला। मालाकार हो गया, माला वगैरह बनाने वाले वहाँ पर। बावर्ची हो गया, मेहतर हो गया। ये सभी लोग, ये देखिए एक विशाल मंदिर गंगईकोंडचोलपुरम तंजावुर का ये मंदिर है आपका। यहाँ पर देखिए गंगईकोंडचोलपुरम का ये भव्य मंदिर चित्रित। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर को जिस तरह से प्रतिमाओं से अलंकृत किया गया, प्रतिमाओं से सजाया गया है। मंदिर की आकृति देखिए, इतना भव्य मंदिर दक्षिण भारत के अंदर दूसरा मंदिर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये मंदिर कला की जो अनुपम अनोखी जो कला थी, ये केवल और केवल चोल वंशीय शासकों के द्वारा ही इसको जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखिए संगीतकार, नर्तक इत्यादि ये मंदिर के आसपास रहने वाले लोग थे और इनका भरण पोषण मंदिर में आने वाले जो पूजा पद्धति के द्वारा जो भी पैसा आता था, जो भी सामग्री आती थी, उससे अपना भरण पोषण करते थे। दूसरे शब्दों में हम मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र नहीं थे। मैंने आपको पहले बताया कि मंदिर जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बन गए थे। वे आर्थिक क्रियाओं का, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र बन गए थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे वशिष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण था कांस्य प्रतिमाएं बनाने वाले काश्तकार, ये जो व्यक्ति थे, चित्रकार थे, ये सबसे महत्वपूर्ण थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। वहाँ पर रहने वाले जो प्रसिद्ध भक्त हो गए थे उनकी भी बनाई गई हैं। इस कांस्य मूर्ति को देखिए, इस कांस्य मूर्ति को बनाने के लिए किस प्रकार के जो वस्तुएं हैं, जो कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है, उसका इस्तेमाल किया गया हुआ, किस प्रकार से इसका डिजाइन तैयार किया हुआ। तो देखिए यहाँ पर कृषि और सिंचाई, आगे देखिए चोलों की कई उपलब्धियों में कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव हुआ। देखिए यहाँ पर हम जो विकास कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए चोल लहरों का भी विकास करेंगे। यदि हम मध्यकाल में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, ये आपको मिलेंगे।
जिन्होंने नहरों के निर्माण करवाए। लेकिन उससे पहले चोल शासकों ने भी सिंचाई पद्धति को काफ़ी विकसित किया था। मानचित्र 2 को देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। इन नहरों का निर्माण चोल शासकों के द्वारा किया गया था। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती थी। उलीचती का मतलब इनके अंदर से पानी आता जाता, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी उपलब्ध कराता था किसानों को। इस प्रकार से तमिलनाडु वाला एरिया है, वहाँ पर जो चावल की खेती के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता था। इधर देखें तो तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। ये सभी कार्य चोल शासकों के अधीन। कई क्षेत्रों में एक साल में 2-2 फसलें भी उगाई जाती थी। जैसा कि आज आप आधुनिक समय में देख रही है, एक भूभाग से 2-2 फसलें लेना, ये प्राचीन समय में भी आपकी 10वीं शताब्दी के अंदर भी इस प्रकार के चोल शासकों के अधीन जो है प्रक्रियाएं चलती थी। इस प्रकार का विकास हो रखा था। यहाँ पर ये कांस्य मूर्ति प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए हमें अध्याय 6 का इंतजार करना होगा। अध्याय 6 में इससे संबंधित यानी मूर्ति कला से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो तरीके थे उनके बारे में। ये देखिए जलाशय है, जलाशय को कि जल का किस प्रकार से मापन किया जाता था। ये एक प्रवेश द्वार दिखाया गया है। यहाँ पर 9वीं शताब्दी के अंदर तमिलनाडु का एक जल द्वार है। ये हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस हौज के द्वारा इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी का या किसी धातु या बाधा है, ये बाधा उत्पन्न करने वाला था, यानी जल में अवरोध उत्पन्न करने वाला था, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करता था। पानी के स्तर को नियंत्रित करने वाला होता था और नदियों में और नहरों में प्रवाह को संचालित करता था। यानी यहाँ से जल को निकालकर जो छोटी नदियाँ बनाई जाती थी उनके अंदर प्रवाहित किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के कई जगह पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था और इसके लिए हमने देखा कि एक बड़ी विशाल नदी के अंदर किस प्रकार से जल प्रवेश द्वार बना रखे थे, अवरुद्ध बना रखे थे। यहाँ से जल को रोक करके जो दूसरे क्षेत्र जो छोटे चैनल्स बनाए गए हैं, नालियाँ बनाई गई हैं, नहरें बनाई गई हैं, उनके अंदर पानी भेजा जाता था। सिंचाई के लिए कई प्रकार की पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएँ खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। यहाँ पर याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत बहुत अधिक होती है। योजना के अनुसार काम होता है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। देखिए कितनी सुदृढ़ तरीके से, सुनियोजित तरीके से काम किया जाता था। यही तो चोल शासन की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई, क्योंकि जब तक आम जनता दिलचस्पी नहीं दिखाएगी, ये जो है कार्य राजा कुछ नहीं कर सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे जो हमारा होगा, आगे प्रशासन के बारे में, उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि प्रशासन से संबंधित हमारे विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो प्रशासन से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जैसे कि प्रशासनिक इकाई के अंदर जैसे आपका स्थानीय स्वशासन है, इस प्रकार की सबसे पहले हमें अगर जो झलक दिखलाई देती है तो वो चोल प्रशासन के दौरान दिखाई देती है, क्योंकि इसमें और जो होती थी एक सभा होती थी, किसानों की बस्तियाँ होती थी, उनको और जो नाडू हैं, ये इस प्रकार के जो सभाएँ हैं, जो इकाइयाँ हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।